अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सदात टेलीमीडिया। इशफाकनामा के 25वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब कहते हैं, आज मैं एक नया कैलेंडर देख रहा था जिसके ऊपर एक बड़े शेर की तस्वीर थी, और वो शेर ऐसा खौफनाक था जो मैंने या आपने कभी चिड़ियाघर में भी नहीं देखा होगा। उसके नुकीले दांत खंजर की तरह होते हैं और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक होता है। ये शेर अब तो नायाब है, या डायनासोर्स के ज़माने में हुआ करता था और अपने आसपास के जानवरों को इकट्ठा करके खुराक के लिए ले जाता था। मुझे ख्याल आया कि जानवर किस तरह इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और फिर किस तरह से हमारे ऊपर हावी भी होते रहते हैं, और किन किन खसूसियात की बिना पर ये इंसान से बेहतर है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि माजी, हाल और मुस्तकबिल का जानवर इंसानों से यूं बेहतर है कि इसमें देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। उसकी बसारत बड़ी तेज़ होती है। आप एक गोश्त का छोटा सा टुकड़ा या बोटी ज़मीन पर रख दें तो मील भर ऊंची उड़ती हुई चील फौरन झपटा मारकर इस बोटी को उचक लेगी, लेकिन वो मुझे या आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ सकती। कभी आप सुबह उठकर चिड़ियों को दाना डालें तो दूर उड़ती हुई चिड़ियां बड़ी जल्दी इन दानों को देख लेती हैं, और जानवरों में शिकरा तो देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा रखता है। इस तरह से सुनने की कुव्वत चमगादड़ में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमारे कान उनको सुन नहीं सकते, लेकिन चमगादड़ उन आवाज़ों को सुनने की सलाहियत रखती है। अंधी चमगादड़ रात के अंधेरे में भी उड़ते हुए साउंड को सुन लेती है। इस तरह से सूंघने की ताकत कुत्तों में बहुत ज़्यादा होती है। वो बंद ट्रंक के अंदर प्लास्टिक के लिफाफों में बड़ी महारत से बंद की हुई हेरोइन को भी सूंघ लेते हैं। आपने चोर पकड़ने वाले सूंघते कुत्तों के बारे में सुना होगा। वो एक पांव का निशान सूंघ कर असल आदमी को पहचान लेते हैं। जानवरों की इन गैर मामूली सलाहियतों के बावजूद इंसान की बर्तरी अपनी जगह कायम है। खूनोखा शेर और भारी भरकम हाथी इंसानी सलाहियतों को नहीं पा सकता। अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो अक्ल सलीम अता की गई है, हमें इस पर अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। मैं शेर की तस्वीर देखकर सोचने लगा कि हड़प्पा या इंडस वैली के पास यकीनन पुराने ज़माने में बड़े जार और जंगल होते होंगे जिनमें बड़े बड़े शेर रहते होंगे। तो गार में रहने वाले गज्जू ने अपनी किसी दोस्त बेड्डी से कहा होगा कि यार ये शेर बहुत तंग करता है और इस इलाके के जितने भी हिरन हैं उसने ख़त्म कर दिए। हम इसका क्या सद्देबाप करें। फिर बैंडी ने कहा होगा, तुम मुझसे ये अपना क्यों दुख बयान कर रहे हो, मैं तो खुद परेशान हूँ, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे पकड़ के गार से ये कहकर निकाल दिया है कि मेरे बच्चे भूखे मारे हैं, और तुम हर रोज़ एक छोटा सा खरगोश मार कर ले आते हो, कोई बड़ा जानवर लेके आओ। और मेरे 18 बच्चे हैं, तुम कोई बड़ा शिकार क्यों नहीं लेकर आते। इस ज़माने में यकीन फैमिली प्लानिंग का तो कोई तस्वर होता नहीं होगा। और उसने कहा, मैं तो रात भर घर से बाहर ही सोया हूँ। इस वक्त गज्जू ने बैंडी से कहा होगा कि दरिया किनारे जहाँ ये शेर पानी पीने आता है वहाँ एक बड़ा गड़ा है, और अगर हम शेर को फांसने के लिए इस गड़े के अंदर गोश्त का कोई टुकड़ा या रान वगैरह रख दें तो शेर यकीनन उसे पाने के लिए छलांग लगाएगा। तो बैंडी ने कहा कि वो बड़ा जानवर है, छलांग मार के गोश्त ले जाएगा और अपनी ताकत से वो उस गड्ढे से बाहर भी निकल आएगा। इसका हल कुछ और ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बांस का एक मजबूत और नकीला सरकंडा लेते हैं और इसे गड्ढे के दरमियान में खड़ा करते हैं। जब ये शेर छलांग लगाएगा तो ये बांस उसके पेट में धनस जाएगा। और इस मंसूबे पर इत्तेफाक हुआ और दोनों ने एक बांस नुकीला गाड़ दिया और गोश्त रख दिया। शेर को जब गोश्त की खुशबू आई तो वो उसे हासिल करने के लिए आया और उसने छलांग मारी, तो वो बांस इसके पेट के आर पार हो गया। और शेर के मरने की खुशी में उन्होंने वहां लोकगीत भी गाए होंगे कि शुक्र है ये बला टली और शेर मर गया। अब इन दोनों के दरमियान एक और बात तय हुई कि ये जो फेल हमने किया है और ये हमारे जहन का कमाल है, और अब इस जहनी इस्तेलाह को आगे फैलाना है और लोगों को पता लगना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। चनाचोना ने किसी पुराने चीथड़े पर, मटके पर या गड़े पर बुझे हुए कोयले के साथ एक डिज़ाइन सा तैयार किया जिसमें दिखाया गया कि अगर ऐसा दायरा बनाया जाए जिसके दरमियान में एक नुकीला बांस या कोई भी नुकीली चीज़ गाड़ दी जाए तो इस तरह से दुश्मन को जेर किया जा सकता है। इससे उनका मकसद अपने दीगर साथियों को इस जालम खूनोखार जानवर से छुटकारा हासिल करना है। जब उन्होंने इस तरह डिज़ाइन बनाया तो उन्हें खुदा की तरफ से कुछ लिखने का एहसास हुआ होगा। जब उन्हें लिखना आ गया तो उन्होंने पत्थर की ठीकरियां इस्तेमाल की। इस तरह से इंसानों को जो सबसे बड़ी नेमत मैसर आई वो लिखने की ताकत थी। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी जो मैं इन दोनों सलाहियतों के इम्तजाज से मिली वो ये थी कि हम अपने जहन के अंदर एक मुश्किल ख्याल भी पैदा कर सके और इस पेचीदा ख्याल को मजीद गांठे भी दे सकते हैं।
और ये ख्याल शेर या हाथी के जहन में पैदा कभी नहीं हुआ होगा। अब में चौथी सलाहियत ये पैदा हुई कि हमारे जहन का पचीदा ख्याल जब किसी दूसरे तक मुंतकिल होता है तो वो भी इसे समझ लेता है। हमने इन नेमतों पर कभी गौर नहीं किया। कैलेंडर की मेहरबानी से मुझे ख्याल आया और ये बातें मेरे जहन में आई। लेकिन जब हम पढ़ना लिखना सीख गए और इल्म हमारे तसव्वुर में आने लगा तो फिर इसके साथ साथ एक खदशा भी पैदा हुआ कि यही टूल और हथियार मनफी अंदाज में भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ फरमाते थे यही फरमाते थे कि ए अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। वो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने का इल्म मांगते, वो नुकसान देने वाले इल्म से पनाह मांगते। हम साइंस की तरक्की की बड़ी बात करते हैं और इस इल्म के फ़वाइद का जिक्र जा बजा करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत से नुकसान भी हैं। साइंस की बदौलत एटम बम बनाकर इंसानों की वसी पैमाने पर हलाकत का सामान किया गया। हम सबको बार बार सोच के कदम उठाने की ज़रूरत है और ज़रूरत इस अमर की है कि हम इल्म नाफे की तरफ जाएं और उसी की आरजू करें। आप देखेंगे कि ताला तोड़ने का भी तो एक इल्म ही है और जेब काटना भी एक इल्म है। मेरा एक दोस्त जो कि उकाड़ा में रहता है, उसके छोटे भाई ने एफए किया तो मैंने उसे कहा इसे बीए में दाखिला करवाने के लिए यहाँ भेज दो, लेकिन उसने अपने बड़े भाई से कहा मैं बीए में दाखिला नहीं लेना चाहता। आपके दोस्त इशफाक साहब है, इनका बड़े लोगों से मिलना जुलना है। आप मुझे बस जेब कुतरने का इल्म सिखा दीजिए, मैं आगे बढ़कर क्या करूँगा। मैं समझा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसने मुझे फ़ोन करके भी यही कहा। मैंने अपने दोस्त से कहा इसे मेरे पास भेजो। उसने मेरे पास आकर कहा भाईजान बीए का एक इल्म है तो जेब काटना भी तो एक इल्म ही है ना। मेरे एक थानेदार दोस्त लिटल रोड थाने में थे। मैंने उससे कहा यार इस लड़के का कुछ करो। उसने मुझसे कहा कि एक पुराना बाबा है, इससे पूछते हैं। इस बाबे ने कहा मैं जी 500 रुपये लूंगा और बकायदा इसे शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। एक पगड़ी और से लड्डू पहले दिन बतौर शागिर्द उसे मेरे लिए लाना होंगे, फिर काम सिखाना शुरू करूंगा। इंशाल्लाह ये 9 माह या साल में जीरा ब्लेड हो जाएगा। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत और इबरत हुई कि सिखाने वाले भी मौजूद हैं और सीखने वाले भी, और उस्तादी शागिर्दी का फन कब से जारी है। ये एक छोटी सी सतह है, बड़े लेवल पर भी ये काम हो रहा है जिसे आप माफिया कहते हैं। बड़े बड़े और नेक नाम मुल्कों में नुकसानदेह इल्म का फ़रोग और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल का काम भी हो रहा है। हमारे उधर ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम धरा जाता है, लेकिन उनके अपने यहाँ भी एक अजीब तरह की दहशतगर्दी का चलन मौजूद होता है। उसे एक खौफ ज़रूर फैल रहा है। मुझे अपने एक बचपन का वाक़या यहाँ पर याद आ रहा है। मेरे वालिद साहब डॉक्टरी पढ़ने के लिए जब लाहौर आए, वो 1890 या 93 की बात होगी। अब्बा जी बताते हैं कि वो अपनी वालदा को कार्ड लिखते थे कि मैं यहाँ बखरियत हूँ और पढ़ाई वगैरह ठीक तरह से जारी है। मेरी दादी बिल्कुल अनपढ़ औरत थी। खत या कार्ड लाने वाला डाकिया ही अम्मा को वो खत वगैरह पढ़ के सुना दिया करता था कि कार्ड में क्या लिखा है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे वालिद के खत मेरी दादी को नहीं मिलते रहे, तो बाबा जी बड़े परेशान हुए कि खत क्यों नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कार्ड में लिखा कि अम्मा इस मरतबा डाकिए को तंबीह कर दीजिए कि अगर उसने खत पहुंचाने में कोताही की तो मैं इसके साथ सख्ती से पेश आऊँगा और मैं उसकी शिकायत करूँगा। और वो डाकिया कार्ड या खत लेकर आया तो ज़ाहिर है कि उसे इस डाके ने ही पढ़ना था और वो खत को पढ़ने लगा। लेकिन जब वो इस मुकाम पर पहुंचा तो वो थोड़ा रुका और वो फिर पढ़ने लगा कि अम्मी जी डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इस डॉक्टर को तंबी चादर दीजिए ताकि ये आपका शुक्रगुजार हो। मेरी दादी ने कहा मैं एक की बजाय 2 चादरें ले देती हूँ, और उन्होंने मशहूर किस्म का लट्ठा लेकर 2 आला दर्जे की शलवारें सीकर इस डाकिए को दे दी। अब आप देखिए कि इस डाकिए ने तंबी को किस अंदाज में बदल डाला। दादी बताती थी कि फिर इसके बाद उन्हें वक्त पर ख़त मिलते रहे। इस तरह लिखने के मामले में भी तारीख भरी पड़ी है। इसमें गुरोह इंसानी से कोताहियाँ होती रही हैं और इनकी तहरीरों से लोगों को नुकसान पहुंचता रहा है। लेकिन जहाँ कोताहियाँ हुई वहाँ लिखने से फ़ायदे भी हुए हैं और इल्म ने ही इंसानों को इन सारी मनाजिल तय करा के यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अब इल्म तालीम लर्निंग का काफिला इस वक्त तक आगे नहीं चल सकता जब तक इसके साथ तरबियत ना हो। तरबियत के लिए रूह की बलैदगी की बड़ी ज़रूरत है और इसकी बाबत बाबू से पूछा जाना चाहिए जो इन मनाजिल से गुजरते हैं कि ये क्या चीज़ है और हम अपनी रूह को वो सरबुलंदी किस तरह अता कर सकते हैं। हम अपनी नज़र में ही मोहतरम ठहरें। हमारी सबसे बड़ी खराबी यही है कि हम अपनी नज़र में मोहतरम नहीं हैं। जो शख्स अपनी नज़र में मोहतरम ठहर गया वो बाइज्जत और बावकार हो गया।
उसको तकीर ज़ात मिलने लगी। लेकिन यूनिवर्सिटियों, मकतबों और दानिश कदरों में ये तालीम नहीं मिलती, इसलिए खोज करनी पड़ती है और इसके लिए अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा, अपने आप को पेश करना पड़ेगा। फिर आप वो आसानियाँ निकलने लगेगी जिसकी हमको ख्वाहिश है, वरना इंसान तंबाकू की बिल दी हुई गट्ठी की तरह ही रहेगा जिससे अपने ही बिल नहीं खोले जाते। आप सबका क्या ख्याल है? तालीम के साथ तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।